नमस्कार। तो इस वीडियो में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं। और अब से ये जो सीरीज़ शुरू हो रही है वो एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू हो रही है। आप जानते हैं अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने होते हैं एग्ज़ाम्स में, जो इकोनॉमिक्स का होता है उसकी सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। और भी जो सब्जेक्ट्स होंगे उनकी भी शुरू करेंगे। तो इस वीडियो में सबसे पहला जो चैप्टर है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र की जो परिभाषाओं से संबंधित है ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स बोले तो व्यष्टि अर्थशास्त्र, सूक्ष्म अर्थशास्त्र है ना। उसकी सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा क्या है, विशेषताएं बताते हुए इसकी आलोचनाओं का वर्णन करो। या फिर आपसे ये पूछता है कि जो एडम स्मिथ की धन संबंधी परिभाषा है, वेल्थ वाली जो डेफिनेशन है अर्थशास्त्र की, उसकी परिभाषा दो और उसकी आलोचनात्मक उसका वर्णन करना है, आपको एक्सप्लेन करना होता है। ये क्वेश्चन पूछता है, तो यही हम देखने वाले हैं। तो देखिए आंसर में आपको ये लिखना पड़ेगा, अर्थशास्त्र के धन संबंधी परिभाषा कई सारे अर्थशास्त्री देते हैं। बहुत सारे अर्थशास्त्री हैं जो धन संबंधी परिभाषा देते हैं अर्थशास्त्र की, जैसे एडम स्मिथ हो गए, जेबीसी हो गए, जेएस मिल हो गए। इनमें से जो एडम स्मिथ की परिभाषा है वो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, उसी को हम देखने वाले हैं। अगर एडम स्मिथ के बारे में ना भी पूछे ना क्वेश्चन में, तब भी इनकी परिभाषा दीजिएगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा इन्हीं की मानी जाती है धन संबंधी। तो एडम स्मिथ ने 1776 में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। आप ऐसे एग्जाम्पल में लिखिएगा, ठीक, एग्जाम्स में लिखिएगा। देखा जाए तो यह शीर्षक जो है यह स्वयं में अर्थशास्त्र की परिभाषा है। यानी जो आप ये शीर्षक देख रहे हैं ना, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, कई बार इनकी पुस्तक को वेल्थ ऑफ नेशंस भी बोला जाता है, ठीक है, जो कि 1776 में छपी थे। ये स्कॉटिश अर्थशास्त्री थे, आपको मालूम होगा। अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वरना कोई बात नहीं, यही लिखेंगे। अब यहाँ पर कई सारे अर्थशास्त्री थे जो धन संबंधी परिभाषा देते हैं अर्थशास्त्र की। उसमें एक दो लिखना हो तो आप लिख दीजिएगा, वरना कोई बात नहीं। जैसे जेबीसी की परिभाषा लिख दीजिएगा, सिंपल है, इजी है, याद हो जाएगी। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन का अध्ययन करता है, ठीक है। यहाँ पर धन होगा, अर्थशास्त्र नहीं होगा, ठीक है। चित्रण लिखा हुआ है, बट यहाँ पर धन कर लेना। क्या करना होगा आपको? धन, जो धन का अध्ययन करता है। इतना देने के बाद अब आप एडम स्मिथ की परिभाषा पर आ जाइएगा, लिखिएगा। एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र वह अध्ययन है जो राष्ट्रों के धन के स्वभाव एवं इसके कारणों की जांच करता है। अर्थात अर्थशास्त्र धन संबंधी विज्ञान है। इंग्लिश में लिख दीजिएगा, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। यानी ये जो एडम स्मिथ ये कहते हैं कि जो अर्थशास्त्र है वो साइंस ऑफ वेल्थ है, यानी धन का विज्ञान है। बस धन पर बहुत सारा जोर दिया है, इसलिए आलोचकों ने इनको बहुत ज़्यादा खरी खोटी सुनाई है। अभी हम आगे देखेंगे। और काफ़ी लॉजिकल बातें रखी हैं आलोचकों ने, जो क्रिटिसाइज़ किया गया ना, वो बहुत अच्छी बातें हैं। इसका मतलब एडम स्मिथ कहते हैं कि अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्री का कर्तव्य उन उपायों को बताना है जिससे समाज में धन की वृद्धि हो सके, धन ज़्यादा से ज़्यादा कमाया जा सके। बताओ, एडम स्मिथ जैसा अर्थशास्त्री और दार्शनिक ऐसा कह रहा है। वो कह रहे हैं कि अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्री का एक कर्तव्य है कि भैया ये बताया जाए कि एक जो समाज है, एक जो राष्ट्र है, वो कितना बहुत ज़्यादा धन कैसे कमा सकता है। सबसे पहले विशेषताएं देख लीजिए। विशेषताएं हेडिंग डालेंगे, इंग्लिश में कैरेक्टरिस्टिक्स डाल दीजिएगा, अच्छी बात है। एडम स्मिथ की इस परिभाषा के अनुसार उन दिनों अर्थशास्त्रियों ने यह मान लिया था कि व्यक्ति केवल स्वहित यानी सेल्फ इंटरेस्ट, अपने ही सेल्फ इंटरेस्ट की भावना से प्रेरित होकर कार्य करता है। आर्थिक मनुष्य सभी प्रकार की क्रियाएं केवल धन कमाने के उद्देश्य से करता है। यानी अर्थशास्त्र के अध्ययन के अंतर्गत आर्थिक मनुष्य की कल्पना की गई। तो इन्होंने जो परिभाषाएं दी, जो धन संबंधी परिभाषाएं दी, जिसमें खासकर एडम स्मिथ की परिभाषा सर्वोपरि मानी जाती है, उन्होंने कहा भैया इनके कहने से ये निकल कर सामने आता है कि इकोनॉमिक मैन की इन्होंने कॉन्सेप्ट रख दिया कि भैया आर्थिक मनुष्य की कल्पना करो, खूब पैसा कमाओ, जितना पैसा कमाओगे खूब अच्छा सुख होगा, लग्जरी जीवन होगा, ठीक है। उनकी परिभाषा से यह भी बात सामने आती है कि राष्ट्र की समृद्धि व्यक्ति की समृद्धि के ऊपर निर्भर करती है। मतलब जितना राष्ट्र के जितने लोग हैं ना, वो जितना ज़्यादा पैसा कमाएंगे उतना ज़्यादा राष्ट्र भी समृद्धि होगा, खूब सुख सुविधाएं होंगी। और सुख सुविधाएं आज निकल रही हैं, इतना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। जो बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी, क्रिकेटर, नेता पेता जो है ना, ये सब इतना ज़्यादा प्रदूषण करते हैं, आप हैरान हो जाएंगे। इतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, न जाने कौन कौन सी गैसों का उत्पादन करते हैं। ये समृद्धि आजकल दिखाई दे रही है। एडम स्मिथ ने धन को अर्थशास्त्र का केंद्र बिंदु मान लिया था। उस समय अर्थशास्त्र में व्यक्ति के कल्याण को भुलाकर
धन की पूजा करने की बातों का समावेश मिलता है। इनके कहने का मतलब था बस पैसे कमाओ, बस पैसे कमाओ, जेबी से ये वे। हालांकि मतलब इनकी भले ही भावना ऐसी ना हो, लेकिन आप जानते हैं जब कोई विचारक अपना विचार रखता है तो उसकी मंशा कल्याणवादी होती है, लेकिन जब समाज में निचले तबके के पास जाता है, जब उतना विचार सोचने वाला नहीं होता, विचार करने वाला नहीं होता, वो कुछ और ही समझ बैठता है। जैसे गांधी जी कहते हैं ना कि धर्म पर चलो, धर्म से ही राजनीति अच्छी चल सकती है। तो इन जितने भी चिलगोजे टाइप के लोग हैं उनको ये लगता है कि धर्म मतलब हिंदू या मुस्लिम या सिख ईसाई, बस उसी को स्थापित कर लो और वही जो सुपरस्टिशंस है, जो अंधविश्वास है, उनको फैलाओ और ये सब करते रहो, गलत सलत काम। धर्म का मतलब ये, लेकिन गांधी जी ने धर्म का मतलब वो नहीं बताया था। तो ये चीज़ है, जो एक विचारक अपना विचार रखता है ना, उसकी मंशा कल्याणवादी होती है, लेकिन जब वो समाज में नीचे उतरता है ना, तो वो ना जाने चिलगोजे क्या समझ लेते हैं जो आसपास के हमारे लोग होते हैं। तर्क लगाते नहीं हैं, पता नहीं क्या करने लगते हैं। खैर, उस बिंदु पर नहीं जाएंगे। मेरे कहने का मतलब यही था कि एडम स्मिथ ने जो परिभाषा दी होगी, वो भाई एक फिलोसोफर भी थे, एक दार्शनिक भी थे। तो मुझे नहीं लगता कि एथिकल बातें उन्होंने नहीं बताई होंगी, अच्छी बातें भी बताई होंगी, लेकिन जब नीचे उतरा, समाज के निचले तबके पे आया, तो मार एलोन मस्क जैसे आदमी होने लगे और बहुत सारे ऐसे सिर्फ पैसा पैसा कमाओ, उसी से सब कुछ होगा ना, इस टाइप के लोग भारत में भी मिलते हैं। अंबानी अडानी परिवार जो बड़े बड़े परिवार वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ बेसिकली आप इसको समझिए, तार्किक बनना ज़रूरी है हम लोगों के लिए। अंत पॉइंट है, उस समय हर प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए तथा सभी सुखों की प्राप्ति के लिए धन को प्रमुख साधन मान लिया गया था। मतलब अगर आपको सुख प्राप्त करना तो पैसा कमाओ। भैया आज का भी कैपिटलिज्म किसी को छोड़ नहीं आ रहा है, पूंजीवाद हर जगह, हर आदमी पैसे के पीछे भाग रहा है। मैं आप सब कोई मतलब मैं अपने बारे में बताऊँ तो पहले कुछ दिनों से पहले मैं बहुत पैसे वैसे के बारे में सोचा, लेकिन अब सोचते हैं कि ज़िंदगी उतनी बेहतर हो सके, उतना पैसा कमा लो जिससे ज़िंदगी अपनी ठीक ठाक हो सके, लोगों का नुकसान कम से कम हो और हमारी प्रकृति का नुकसान भी कम से कम हो। क्योंकि हमारे साथ साथ हमें जानवरों को भी देखना होगा, अपने समाज को भी देखना होगा, ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ भी लड़ना होगा, उसको कम भी करना होगा। तो ये सारी भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये क्रिटिसाइज़ करते हुए आलोचकों ने भी इनके बारे में कुछ कहा है, अभी देखिएगा क्या होता है। आलोचक ना, उसके बाद आप आलोचनाएं लिखिएगा एग्जाम्स में। सबसे पहले देखिएगा भौतिकवाद की प्रधानता, यानी मैटेरियलिस्टिक डेफिनेशन। आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें कहा गया है सिर्फ धन कमाओ, धन से ही सुख सुविधाएं आएंगी, सब कुछ धन से ही मिलेगा। तो आलोचकों का कहना है कि धन संबंधी परिभाषा के कारण अर्थशास्त्र की जो विषय सामग्री है वह भौतिकवादी हो गई है। खूब सारा पैसा कमाओ, खूब मौज उड़ाओ, खूब पैसा कमाओ, ये सब हो रहा है। देश राष्ट्र उससे कुछ लेना देना नहीं। लोग मर रहे हैं, गरीब मर रहे हैं, कुछ हो रहा है, उससे कुछ लेना देना नहीं, बस पैसा कमाओ। लोगों का परसेप्शन ऐसा बन गया था। आज भी धीरे धीरे ऐसा ही है। आप देखिए, समझिए तो आपको पता चलेगा। अर्थशास्त्र में केवल भौतिक वस्तुओं को ही स्थान दिया गया था। मानव जीवन के लिए सेवाएं भी उपयोगी होती हैं, जैसे अध्यापक हो गया, डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, सेवाएं, परंतु इन सेवाओं को सम्मिलित नहीं किया गया था, जिससे अर्थशास्त्र का क्षेत्र काफ़ी संकुचित हो गया था। उसमें उस समय बस यही मान लिया गया था, भैया खूब बिजनेस करो, खूब मोटा धंधा चलाओ, खूब पैसा कमाओ। फिर आलोचकों का कहना था कि भैया डॉक्टरी भी उतनी ज़रूरी है, अध्यापन करना, टीचरों का मतलब वो भी टीचर भी हमारे समाज में हो, उनकी भी बहुत ज़रूरत है। वकील होने चाहिए, और भी बहुत सारे आज के समय में बहुत सारी सेवाएँ बन चुकी हैं। एडिटिंग जो सॉफ्टवेयर चलाते हैं, साइंटिस्ट हो गया, उनकी सेवाएं भी, जो कंसल्टेंसी बिजनेस होता है उसकी भी ज़रूरत है भाई, वो भी होना चाहिए, है ना। तो ये उन्होंने तर्क दिया। पहला, उन्होंने बहुत अच्छी आलोचना की। दूसरा आलोचना जो है वो है धन संग्रह को प्रमुख स्थान। तो वो जो एडम स्मिथ टाइप के जो लोग थे, उन्होंने धन संग्रह को प्रमुख स्थान दिया। हालांकि मैंने कहा एडम स्मिथ की जो विचार थे वो अच्छे थे, लेकिन जब वो विचार एक विचारक के दिमाग और मुंह से उतर करके, उसके व्यक्तित्व से उतर कर जब जमीनी स्तर पे आते हैं तो उसका अर्थ चेंज होने लगता है, समझे ना। तो वही चीज़ हुआ होगा। लेकिन आलोचक थोड़ी ना छोड़ेंगे, आलोचक तो आलोचना करेंगे ही, ठीक है। धन संबंध, इसलिए मैं आपको बताऊं, आज भी मैंने एक पोस्ट डाली थी, उसमें 5-6 मैंने 4 डाला था अर्थशास्त्रों के नाम। एक थे अमर्त्य सेन भारत के, और कुछ इंग्लिश अर्थशास्त्री थे जैसे जेम्स कीन्स, जॉन मेनार्ड कीन्स को डाला था, प्रोफेसर मार्शल को डाला था, और एडम स्मिथ को डाला था। मैंने पूछा पोल में सबसे ज़्यादा विचार किसके अच्छे लगते हैं, तो आप यकीन नहीं करेंगे, आधे से ज़्यादा, मतलब मेरे हिसाब से करीब 80% के आसपास लोगों ने एडम स्मिथ को सबसे पहले स्थान पर लिया है। मतलब उनके विचार अच्छे थे, आप ये समझिए ना। उसको गलत तरीके से ले लेना ये हम लोगों की गलती है।
देखते हैं धन संग्रह को प्रमुख स्थान, ये दूसरा जो है मोर इम्पोर्टेंस टू वेल्थ, तो धन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाने लगा था। इस पर आलोचकों का क्या कहना है वो देखिए। धन संबंधी परिभाषाओं के कारण किसी भी व्यक्ति का अंतिम उद्देश्य धन प्राप्त करना और इकट्ठा करना हो गया था, तो ऐसा प्रचलित हो गया। उस समय यह प्रचलित हो गया था कि धन व्यक्ति के लिए है, यानी वेल्थ फॉर मैन, जो धन है ना वो व्यक्ति के लिए है, ये ना होकर व्यक्ति धन के लिए बन गया था। इसका मतलब वेल्थ फॉर मैन ये ना होकर के मैन फॉर वेल्थ, यानी आदमी केवल इसीलिए पैदा हुआ है कि बस पैसा कमाए पैसे के पीछे मर जाए, ये भावना उस समय हो गई थी। जबकि होना क्या चाहिए था, वेल्थ फॉर मैन, यानी धन व्यक्ति के लिए है, ये होना चाहिए ना। इस भावना के कारण यूरोप में आर्थिक शोषण की प्रवृत्ति बढ़ने लगी तथा आलोचकों ने अर्थशास्त्र को कुबेर की पूजा का शास्त्र, दुखदाई शास्त्र, रोटी मक्खन का शास्त्र, यानी आप जब कई सारे लोग, भाई मान लीजिए इतनी बड़ी संपत्ति है, इसमें एक तबका, अगर इतना छोटा तबका इतने बड़े हिस्से पर अगर कब्जा जमा लेगा, पैसे संसाधन घर बार बना लेगा, तो इतना निचला तबका हो जाएगा, वो बेचारा कैसे खाएगा पिएगा ना। तो इसीलिए इसको दुखदाई रोटी मक्खन का शास्त्र कहा जाने लगा था। लोग भुखमरे एक समय मरने लगा था। जैसे आज के समय में 19-20 करोड़ ऐसे हैं जो एक टाइम का खाना कभी कभी नहीं पाते हैं। अपने देश में ऐसी बात है, भूखे सोते हैं, ऐसे लोग हैं। आज भी ऐसा ही है, तब भी वैसा ही था। ये कि पहले से अपेक्षा आज थोड़ा कम हो गया है, ये आप कह सकते हैं, लेकिन इसको भी हमें बहुत मिनिमल करना होगा, बहुत घटाकर बहुत ही कम करना होगा, है ना। तो रोटी मक्खन का शास्त्र दुखदाई शास्त्र को कहा जाने लगा था, गणित विज्ञान कहा जाने लगा था, ठीक है। अर्थशास्त्र के प्रमुख आलोचक एक रहे हैं रस्किन। उन्होंने अर्थशास्त्र की आलोचना करते हुए लिखा है कि राजनीतिक जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र का विज्ञान सबसे विचित्र तथा सबसे कम विश्वसनीय है। रस्किन हैं, ठीक है, वो अर्थशास्त्र के आलोचक माने जाते हैं, बहुत गहरे। उन्होंने कहा कि जो राजनीतिक अर्थशास्त्र का विज्ञान है वो इतना ज़्यादा विचित्र है और इतना ज़्यादा कम विश्वसनीय है कि आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते, यानी बहुत ज़्यादा विचित्र और कम विश्वसनीय है। तो ये आलोचना इसमें की जाती है। और अंतिम पॉइंट में जो आलोचना की जाती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आर्थिक मनुष्य की कल्पना, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक मैन। तो आपको याद होना चाहिए, अभी हमने आपको जो बताया था, अभी हम फिर से आपको बता देंगे, जिससे आपको ऐसे पॉइंट बताएंगे जिससे आपको बिल्कुल याद हो जाएगा तुरंत। तो इसमें इकोनॉमिक मैन की कल्पना कर ली गई थी बजाय रियल मैन के। अब हम इकोनॉमिक मैन और रियल मैन की बारे में अभी चर्चा करेंगे। इकोनॉमिक मैन का मतलब क्या हुआ कि मनुष्य जो है वो पैसे के लिए बना है, केवल पैसा कमाए, जितना ज़्यादा पैसा उतनी अच्छी ज़िंदगी, लग्जरी जीवन होगा। भले ही लोगों को चाहे जितना सताया जाए, जितना कष्ट दिया जाए, उससे कोई लेना देना नहीं। ये सिस्टम हो गया था उसके समय में, ठीक है। तो आर्थिक मनुष्य की कल्पना की गई थी। धन संबंधी परिभाषा देने वाले अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक मनुष्य की कल्पना की थी, जो सर्वथा गलत है। व्यक्ति का उद्देश्य केवल धन कमाना नहीं होता, बल्कि उसमें देश प्रेम भी तो होता है, विश्व बंधुत्व, भाईचारा भी होता है, दया भी होती है, नैतिक मूल्य जैसी भावनाएं भी उसके दिल में होती हैं, हमारे आपके जहन में होती है। तभी तो हम क्या करते हैं, अपने घरों में पेट पालते हैं, जो जानवर होते हैं उनको खाना पीना खिलाते हैं, जो बहुत बड़े और भी सेवाएं प्रदान करते हैं फ्री में, या फिर हालांकि आज जो फ्री में सेवाएं की जाती है वो धांधलेबाजी होती हैं, स्कैम होता है। जो बड़ी बड़ी मेडिकल जो नए खोलते हैं मेडिकल स्टोर टाइप के, वो सब क्या करते हैं, फ्री में जांच कराने आओ, ये वो। आप समझते हैं वो फ्री में करा रहे हैं अपने शौक के लिए? नहीं, अपना बिजनेस, जो गंदा बिजनेस है उसको स्टैब्लिश करने के लिए वो चीज़ वो करते हैं, समझे। ऐसे ना जाने कौन सारे लोग भंडारा टाइप के लोग कराते हैं, है ना, पूरी सब्जी वाला, ये इसके पीछे मंशा क्या है, कभी और बात करेंगे तो आपको समझ आएगा। तो ये जो है धन संबंधी परिभाषा देने वाले अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक मनुष्य की कल्पना की थी, जो सर्वथा गलत है। व्यक्ति का उद्देश्य केवल धन कमाना नहीं होता, आपसे मैंने बताया था, देश प्रेम भी होता है, नैतिक मूल्य भी होते हैं, दया भी उसके अंदर होता है, आपसी मेल भी होता है। तो अर्थशास्त्र में वास्तविक मनुष्य यानी रियल मैन का अध्ययन किया जाना चाहिए, ना कि आर्थिक या इकोनॉमिक मैन का। वास्तविक मैन कैसा होता है, जिसमें दया भी होती है, नैतिक मूल्य भी होता है, लड़ाई झगड़ा भी करता है, लेकिन आपस में मनाता भी है, एक साथ रहता भी है, केवल लग्जरी ही जीवन व्यतीत नहीं करता कि बस पैसे कमा डालो, सबको मार काट के भले कैसे कमाया जाए, वैसे ही नहीं कमाता है, तो वो रियल मैन होता है। और इकोनॉमिक मैन कैसा होता है, बस पैसा कमाओ, अपना जीवन देखो, लोगों का कैसा जीवन चल रहा है, हमारे वजह से उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। भाई मीट खा रहा हूँ, मेरा ये पर्सनल चॉइस है, तो ऐसे तो चोर भी कह देगा मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है, मैं भी तो चोरी कर रहा हूँ। तो ये भाई अपनी पर्सनल चॉइस तब नहीं रह जाती है जब आपकी पर्सनल चॉइस से
सामने वाले का अहित हो रहा हो या हमारी पृथ्वी या अन्य मनुष्यों का अहित हो रहा है, तो आपकी पर्सनल चॉइस कैसे हो सकती है ना? वो तो गलत चीज़ हो गई। तो इस बात को हमें समझना होगा। इन्हीं दोषों के कारण जो ये धन संबंधी परिभाषा थी अर्थशास्त्र की, इसका परित्याग कर दिया गया। उसके बाद कल्याण संबंधी अर्थशास्त्र की परिभाषा आती है, उस पर हम क्वेश्चन लेकर आएंगे। उसमें बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। अर्थशास्त्र की जो कल्याण संबंधी यानी वेलफेयर डेफिनेशंस हैं, उसमें पीगू और मार्शल सबसे आगे खड़े होते हैं उस क्षेत्र में, ये सब उनमें आते हैं, तो उस पर हम बात करेंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अर्थशास्त्र की जो धन संबंधी परिभाषा है, इसको याद करने का तरीका यही है। JBCA की परिभाषा सबसे पहले याद कर लीजिए। एडम स्मिथ की परिभाषा ना याद हो तो इसको याद कर लीजिए। अगर ये याद हो गया तो आपको बाकी सारी चीज़ें पता हो जाएगी। इनकी पुस्तक का नाम याद करना ज़रूरी है। विशेषताएं आप समझ जाएंगे जब आप कई बार देखेंगे। उसके बाद इसकी आलोचना अगर आपको नहीं याद हो रही ना, तो ऐसे याद करिए। जब आपके पास ज़्यादा धन होता है तो आप अपना सुख सुविधा देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, भौतिकवाद की तरफ आप बढ़ावा देते हैं। भौतिकवाद का मतलब समझते हैं, सुख सुविधा, बस भोगो, ये सब टाइप का। अगर बहुत ज़्यादा धन होगा तो धन संग्रह भी करेंगे, क्योंकि उस समय ये माना जाने लगा था कि जितना ज़्यादा धन उतनी ज़्यादा सुख सुविधाएं। और अंत में याद कर सकते हैं, आर्थिक मनुष्य की कल्पना की गई थी इकोनॉमिक मैन। जब आपके पास जितना ज़्यादा पैसा होगा, लग्जरी जीवन उतना व्यतीत करेंगे ना, ऐसा कुछ। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।